हेलो फ्रेंड्स, एनजीओ भवन की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं उस विषय पर चर्चा करूंगा जो प्रत्येक एनजीओ के लिए जानना आवश्यक है, जरूरी है। हमारे कार्यालय में रोजाना एक दो एनजीओ के ऐसे रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि आते रहते हैं जिनके साथ कोई ना कोई फ्रॉड हो चुका होता है। ऐसे एनजीओ हमें यह भी बताते हैं कि किस प्रकार फंडिंग की लालच देकर उनसे पैसे लिए गए, और ये केवल एक दो जगह नहीं हो रहा है, ये पूरे पूरे प्रदेश में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। ऐसा लगता है कि कोई ऑर्गेनाइज ग्रुप है जो एनजीओ के साथ में इस तरह की ठगी कर रहा है, एनजीओ के साथ में इस तरह का फ्रॉड कर रहा है। गलत जानकारी दी जाती है, गलत एसएमएस किए जाते हैं, गलत ईमेल पर मैसेज भेजे जाते हैं और एनजीओ को अपने क्लचेस में लेने की कोशिश की जाती है। और एक बार एनजीओ उनके झांसे में जब आ जाते हैं तो फिर पैसे की लेन देन होता है और इस तरह के फ्रॉड होना प्रारंभ हो जाते हैं। उसमें एनजीओ को कुछ हासिल नहीं होता है, एनजीओ के अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन एनजीओ के लिए तैयार हो जाता है। हमने इस चैनल के माध्यम से, हमने आज के इस चर्चा के माध्यम से इस बात के लिए जरूरी समझा कि इस तमाम गतिविधियों का खुलासा किया जाए। इसके कारण हमारे एनजीओ का जो मूवमेंट है, हमारे एनजीओ का जो आंदोलन जो चल रहा है देश में, उसको क्षति न पहुंचे। मित्रों, धोखेबाजी की इन तमाम घटनाओं के कारण एक दूसरे के प्रति विश्वास की भी कमी आ गई। कौन किसके ऊपर विश्वास करे, कौन किसके ऊपर विश्वास नहीं करे, इस तरह की भावनाएं हर व्यक्ति के बीच में, हर व्यक्ति के दिल के अंदर आती जा रही है। यह भी बड़ा मुश्किल है कि कौन व्यक्ति धोखा दे रहा है, कौन व्यक्ति धोखा नहीं दे रहा है, कौन व्यक्ति सही बात बता रहा है, कौन व्यक्ति सही बात नहीं बता रहा है, कौन व्यक्ति सही प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानकारी दे रहा है, कौन व्यक्ति सही प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है। इसलिए आज समय की आवश्यकता है कि हम सच्चाई से, हम बिल्कुल निष्ठापूर्वक इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से समझें और आगे से सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए कि कोई हमें बलि का बकरा बनाने की कोशिश नहीं करे। मित्रों, ये जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, ये ऐसे ऐसे फार्मूले अपनाते हैं कि कोई यकीन नहीं होता। कौन व्यक्ति हमारे साथ क्या खेल खेल रहा है हमें पता नहीं चलता। आइए मैं आपको एक वास्तविक घटना की जानकारी आपको दूं जो मुझे अच्छी तरह से याद है और मैंने इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश की है। मेरे पास एक दिन दिल्ली से फोन आता है कि हेलो डॉक्टर दवे, मैं दिल्ली से कर्नल अरोड़ा बोल रहा हूँ। इंट्रोडक्शन होने के बाद में उन्होंने बताया कि मैं एनजीओ का कंसल्टेंट हूँ तथा फॉरेन फंडिंग के लिए एनजीओ की मदद करता हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने आर्मी से रिटायरमेंट लेकर एनजीओ की सेवा करने का प्रण कर लिया है। इसलिए उन्होंने बताया कि मैं हर अच्छे एनजीओ की तलाश में रहता हूँ और उन्हें भरसक फंडिंग के लिए मदद करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कर्नल अरोड़ा को धन्यवाद दिया और पूछा कि आप किस प्रकार मदद कर सकेंगे कर्नल अरोड़ा। तो कर्नल अरोड़ा ने मुझे बोला कि मैं दवे साहब, मैं फला तारीख को इंदौर आ रहा हूँ और वहीं पर बैठकर मुलाकात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। एक निश्चित तारीख को कर्नल अरोड़ा ने मुझे फोन किया कि दवे साहब, मैं इंदौर आ चुका हूँ और फला एक होटल में रुका हूँ। उन्होंने जिस होटल का नाम बताया वो काफी प्रतिष्ठित इंदौर का जाना माना होटल था। उन्होंने बोला कि दवे साहब, क्यों ना आप हम लोग शाम को चाय के ऊपर मुलाकात करते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं शाम को करीब 5-6 बजे कर्नल अरोड़ा के होटल में पहुंचा। जब मैं होटल के अंदर एंट्री ले रहा था तो मैंने देखा कि इंदौर के बहुत सारे एनजीओ, वहां इंदौर में आसपास के भी, इंदौर, धार, झाबुआ, आसपास के जिलों के एनजीओ भी वहां पर मौजूद थे। क्योंकि करीब करीब सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए वो मुझे देखकर थोड़ा इधर उधर हो गए। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर दवे साहब कहाँ से आ गए हैं, शायद वो मुझे देखकर इधर उधर चले गए। मैं कर्नल अरोड़ा के कमरे में पहुंचा। वो मेरा रास्ता देख रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ मिलाकर बड़ा स्वागत वगैरह किया
चाय कॉफ़ी का पूछा, कॉफ़ी का ऑर्डर दिया, और फिर कुछ परिचय के बाद उन्होंने बोला कि दवे साहब आपका संस्थान बहुत अच्छा काम कर रहा है और मैं आपके आपके संस्थान की मदद करना चाहता हूँ। मैंने आपकी वेबसाइट के ऊपर पूरी जानकारी आपकी देखी है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के अंदर, और पर आपकी फंडिंग बहुत कम है दवे साहब, तो मैं आपको अच्छी फंडिंग दिलवाने में मदद करता हूँ। अब चूँकि मैं काफ़ी समय से इस फील्ड में हूँ, लगभग 30-40 वर्षों से, तो मुझे सभी तरह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त है, और सामान्य रूप से मैं इन तमाम आश्वासनों से बहुत जल्दी आश्वस्त नहीं होता। मैंने कहा ठीक है कर्नल, ओके, यदि आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बताइए मुझे क्या करना होगा इसके लिए। तो कर्नल ने कहा कि ऐसा कीजिए कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनाना पड़ेगी और $3-4 लाख की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दीजिए, आपको फॉरेन फंड दिलवाऊंगा। ये घटना करीब करीब चूँकि 7-8 साल पहले की बात है, और उस समय $1 का मूल्य करीब करीब 50, 55, 60 के बीच में रहा होगा। तो उनके कहे मुताबिक ये टोटल फंडिंग जो है करीब 2-3 करोड़ की हो रही थी। मैंने कर्नल से पूछा कि आप चूंकि कंसल्टेंट थे तो आपकी फीस क्या होगी। कर्नल ने बोला देखिए डॉक्टर दवे, आप इसकी फीस की चिंता मत कीजिए, आपका बाद एक बार फंड आपके बैंक के अकाउंट में जमा हो जाने दीजिए, उसके बाद आप जो भी फीस देंगे वो मैं दे दूंगा। ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि कंसल्टेंट इस तरह की बात कर रहा है, कोई फीस की बात नहीं कर रहा है और बोल रहा है कि आपके बैंक में पैसा आने के बाद मैं आपसे फीस दे दूंगा। मुझे थोड़ा सा कुछ आश्चर्य होने के बावजूद भी कुछ में विश्वास करने लगा थोड़ा सा। इसके बाद में भी जब कर्नल अरोड़ा चले गए तो एक हफ्ते बाद फिर उनका दोबारा फोन आया कि डॉक्टर दवे, मैं तो आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल का रास्ता देख रहा हूँ, आप प्रोजेक्ट भिजवाइए। मैंने भी बड़े अनमने मन से अपने मेरे साथियों की मदद से जो मेरे कार्यालय में काम करते हैं उनसे बोला कि एक प्रोजेक्ट प्रपोजल चलिए भेज देते हैं कर्नल साहब को। हमने एक $2 लाख का एक प्रपोजल कर्नल को मेल कर दिया। करीब करीब 10 दिनों के बाद कर्नल का फोन आता है मॉर्निंग में 10-11 बजे कि डॉक्टर दवे, कांग्रेचुलेशंस, योर प्रोजेक्ट हैज बीन पिक्ड अप बाय ए फॉरेन फंडिंग एजेंसी। मैं कहा कर्नल थैंक यू सो मच, और बोला बहुत जल्दी आपका बैंक में पैसा भी ट्रांसफर करवाता हूं मैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं थोड़ा आश्चर्यचकित भी था, सहजता से विश्वास भी नहीं हो रहा था, और हमने कहा देखिए क्या होता है आगे जाकर। फिर 15-20 दिन के दौरान कर्नल का फोन नहीं आया। कर्नल के ऑफिस से मेरे पास एक फोन आता है कि सर मैं फला कर्नल साहब के ऑफिस से बोल रही हूँ और आपको एक मैसेज देना था कि आपका फंड्स इतना स्वीकृत हो गया है और वो रिलीज होने वाला है, पर आरबीआई ने उसको थोड़ा सा कहीं रोक रखा है। आरबीआई की कुछ फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करना पड़ेगी। मैंने उनसे पूछा बताइए मुझे क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करना है, मैं कर देता हूँ। बोला नहीं सर, इसके लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा कि करीब करीब 50,000 रुपये का ड्राफ्ट बनाकर हमें भेजना पड़ेगा, या 50,000 रुपये हमारे अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा कुछ इधर उधर पैसा वैसा भी लगेगा। सामान्य रूप से चूंकि मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में काफ़ी काम कर चुका हूँ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी मेरे फ्रेंड्स भी हैं,
तो मुझे मालूम था कि आरबीआई कभी भी इस तरह के मामलों में दखल नहीं देता और आरबीआई इसमें कहीं पर भी इन बिटवीन नहीं आता। मैं धीरे से कानून का खेल समझने लगा। 8 दिन बाद फिर मेरे पास फोन आ गया कि सर आपने वो धनराशि नहीं भिजवाई, हम लोग रास्ता देख रहे हैं, आपका फंड्स जल्दी जल्दी आपके बैंक के अकाउंट में जमा हो जाए। अभी फंडर ने जो है वो करीब $1 लाख अभी तैयार करके भेज दिए हैं, आप जल्दी से जल्दी करें तो ये बैंक पैसा आपका बैंक में डिपॉजिट हो जाए। मैंने कहा कि देखिए मैं ऐसा करता हूं कि आपको पैसा तो नहीं भेजूंगा, पर आप ऐसा कीजिए कि आप सभी फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए और आप जो 50,000 रुपीज़ मांग रहे हैं तो आप उसके बजाय 50,000 के बजाय $1 लाख जो है मेरे अकाउंट से मैं आपको, जब मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, अकाउंट में पैसा आ जाएगा तो उसमें से आपको $1 लाख दे दूंगा। पर अभी तो मैं आपको पैसा देने में असमर्थ हूं, मैं पैसा नहीं दे सकता। इसके बाद 2-3 बार फोन आया कि पैसा लैप्स हो जाएगा, पैसा चला जाएगा, नहीं आएगा। यह मामला धीरे धीरे शांत हो गया। करीब करीब 1 वर्ष के पश्चात एक मेरे एनजीओ मित्र जो है मेरे एनजीओ भवन के कार्यालय में आए, बड़े उदास थे, गमगीन थे, मूड खराब था। मैंने कहा क्या बात है भाई? बोले दवे साहब धोखा हो गया। हमने कहा क्या बात हो गई? बोले ये करे वो दिल्ली के अंदर एक कंसल्टेंट है कर्नल अरेरा, उन्होंने लूट लिया। कर्नल अरेरा का नाम आते मेरी भी बिजली कौन गई। मैंने कहा कितने $1 लाख का आपको सेंक्शन करवाया था? बोले आपको कैसे पता? मैंने कहा तो मेरे से उन्होंने पैसे मांगे थे। बोले मुझसे तो उन्होंने $3 लाख रुपए मांगे थे और $3 लाख रुपए मैंने दे दिया था और आज तक $1.5 लाख $2 लाख का अभी तक रास्ता देख रहा हूँ, अभी कुछ नहीं आया। इसके बाद धीरे धीरे पता चलता गया तो कर्नल अरेरा ने कम से कम भी काफी बड़ी धनराशि एनजीओ से हड़प ली थी। सब एनजीओ दुखी थे, समझ रहे थे कि उनके साथ में बुरी तरह से फ्रॉड हुआ। तो मित्रों, इस तरह की जो घटना है ये सभी जगह हो रही है। ऐसा नहीं कि केवल मध्य प्रदेश में हो रही है, ये महाराष्ट्र में भी हो रही होगी, बिहार में भी हो रही होगी, उत्तर प्रदेश में भी होगी, सभी प्रांतों में इस तरह की घटनाएं होती हैं और लोग बड़े ही ऑर्गेनाइज ढंग से इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और भी अनेक ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर कि एनजीओ से फ्रॉड करने की कोशिश की जाती है। जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फर्जी प्रोजेक्ट्स होते हैं। ऐसे लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स एनजीओ को बताने की कोशिश करते हैं या बताते हैं जो कि वास्तव में एग्जिस्टिंग नहीं होते हैं। या तो प्रोजेक्ट की तारीख लैप्स हो गई होती या वो प्रोजेक्ट्स काफी पुराने हो गए थे, वो उन्हीं प्रोजेक्ट्स की रिकॉर्ड चलाते रहते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट वेबसाइट पर भी उपलब्ध नहीं होते। कोई एनजीओ से प्रोजेक्ट प्रपोजल का बनाने से लेकर उसका प्रोजेक्ट का फॉलोअप करना, प्रोजेक्ट का स्वीकृत करवाना, तमाम चीजों के बारे में आराम से एक अच्छी राशि एनजीओ से वसूल कर लेते हैं। दूसरा, चूंकि सभी एनजीओ या लगभग अधिकांश एनजीओ दर्पण की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं, तो एनजीओ के टेलीफोन और कांटेक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर और ईमेल नंबर इन लोगों को सहजता से हासिल हो जाते हैं और ये आपके ईमेल पर निरंतर प्रोजेक्ट की जानकारी भेजते रहते हैं और उसके साथ ही फिर आपको उसका फॉलोअप करते हैं। आपके पास टेलीफोन आता है, आपको झांसे में लेने की कोशिश की जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि इस तरह के जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उन्हें 100 लोगों को या 200 लोगों को एक दिन में यदि कांटेक्ट करना है किसी लोगों से और 1-2 लोग भी यदि उनके झांसे में आ जाते हैं तो उनका काम
चालू किया। अनेक लोग ये समझते हैं कि केवल रिसोर्सफुल लोगों को ही प्रोजेक्ट मिलते हैं। अनेक लोगों के मन में धारणा है कि यदि आपके लिंकेजेस हैं, आपके जरिए हैं, या आप किसी हायर अथॉरिटीज को जानते हैं तो आपके प्रोजेक्ट स्वीकृत हो जाते हैं। अधिकांश लोगों के, अधिकांश एनजीओ के मन में ये धारणा बनी हुई है, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा नहीं है। अब एक ट्रांसपेरेंसी का जमाना आ गया है। हर प्रोजेक्ट का एक प्रॉपर वैल्यूएशन होता है, इवोल्यूशन होता है, और हमेशा याद रखें कि आपका प्रोजेक्ट आपकी एनजीओ की योग्यता के आधार पर, एनजीओ के अनुभव के आधार पर, एनजीओ के डॉक्यूमेंट्स के आधार के ऊपर उसका वैल्यूएशन होता है। इसकी एक प्रक्रिया है, निर्धारित प्रक्रिया है, जिसके तहत हर प्रोजेक्ट को गुजरना होता है। तो ऐसा मत समझिए, हमें लगता है कि हमारे पड़ोसी एनजीओ का प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया, हमारा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ जरूर उसके पहुंच है। ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे या तो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में कहीं कमी होगी, हमारे कुछ डॉक्यूमेंटेशन में कुछ कमी होगी। इसी कारण इस तरह की कभी कभी जरूरी नहीं कि हर प्रोजेक्ट हम सबमिट करें और वो सैंक्शन भी हो जाए। कभी कभी हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे पास में ऐसे होते हैं कि जिसके लिए हम लोग खुद एलिजिबल नहीं होते, सस्ता एलिजिबल नहीं होते, इसके बावजूद भी हम उस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब आप बताइए, यदि हमारा एनजीओ एग्रीकल्चर की फील्ड में काम नहीं कर रहा है और हम एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो बताइए कैसे उसका सैंक्शन होगा। निश्चित रूप से उन एनजीओ को प्राथमिकता दी जाएगी जो एग्रीकल्चर की फील्ड में पहले से ही कार्यरत है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट भी कुछ लोग फोर्सफुली ढंग से एनजीओ को झांसे में लेकर अप्लाई करवाने की कोशिश करते हैं, जिनका नितांत और एकमात्र उद्देश्य होता है कि एनजीओ से किसी तरह से राशि हड़प दी जाए। तो मित्रों, मैंने आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बताने की, इस तरह के प्रोजेक्ट के कंसेप्ट बताने की कोशिश की है, या से भिन्न भिन्न तरीकों से लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं और लोग हमें इस बात के लिए प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं कि वही सबसे ज़्यादा शुभचिंतक आपके हैं और वो प्रोजेक्ट दिलवाने में आपकी मदद करें। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अब आज की स्थिति में, वर्तमान स्थिति में अधिकांश प्रोजेक्ट ऑनलाइन सबमिट होते हैं। हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट ऑफलाइन उनकी हार्ड कॉपी आपसे मांग लें, पर अधिकांश प्रोजेक्ट जो हैं वो अब ऑनलाइन प्रोजेक्ट सबमिट होते हैं, और यह एनजीओ के दर्पण माध्यम से भी आप अच्छी तरह से जान सकते हैं, एनजीओ दर्पण की वेबसाइट पर जाकर। तो जब हमें प्रोजेक्ट को ऑनलाइन सबमिट करना है तो सारी जानकारी तो हमारे पास में उपलब्ध है, तो हम अनावश्यक रूप से कंसल्टेंट की मदद क्यों लें, क्यों किसी मध्यस्थ को हम उसमें डालने की कोशिश करें। तमाम जानकारी आपके पास में है। जानकारी पूछी क्या जाएगी, जानकारी आपके एनजीओ के बारे में पूछी जाएगी, एनजीओ क्या काम करता है उसके बारे में पूछी जाएगी, एनजीओ किस तरह से लीगल रजिस्टर्ड है उसके बारे में जानकारी पूछी जाएगी, एनजीओ में कौन वर्किंग कमेटी में लोग हैं या कौन मैनेजिंग कमेटी में लोग हैं उनके बारे में जानकारी पूछी जाएगी। तो ये जानकारी तो सब आपके पॉकेट के अंदर है, ये आपके ड्रॉअर के अंदर रखी हुई है। फिर हमें किसी तीसरे मध्यस्थ व्यक्ति को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। और फिर जब प्रोजेक्ट की जानकारी के बारे में पूछा जाएगा तो वो तो आपको फंडामेंटली याद होना चाहिए, फंडामेंटली आपको समझ में आना चाहिए कि जिस प्रोजेक्ट को आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट को आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, उस प्रोजेक्ट में कितने लोगों को बेनिफिट मिलेगा, उस प्रोजेक्ट में कितना खर्च आएगा, उस प्रोजेक्ट में कितना स्टाफ लगेगा। ये जानकारी भी आप किसी मध्यस्थ व्यक्ति से लेंगे नहीं, ये जानकारी आपको आपके पास होना बहुत जरूरी है। अधिकांश लोग बोलते हैं कि साहब हमें बजट बनाना नहीं आता। क्यों भाई, बजट बनाने में क्या तकलीफ है? आप खुद सोचिए ना कि ये प्रोजेक्ट जब हम इंप्लीमेंट करने के लिए जाएंगे तो हमें इसमें किन किन आइटम्स पे, किन किन हेड्स में खर्च करना पड़ेगा,
सैलरी में कितना खर्चा करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी में कितना खर्चा होगा, ट्रैवलिंग में कितना खर्चा होगा, तमाम चीजों की जानकारी आपके पास में होना आवश्यक है। हमेशा याद रखिए, अनभिज्ञता से ही अनभिज्ञता से ही मध्यस्थ लोग आपका फायदा उठाते हैं। इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट को जब आप अप्लाई करने की कोशिश करें, किसी भी प्रोजेक्ट में जब आप अप्लाई करने का मूड बनाए, तो सीधे, यदि सरकारी प्रोजेक्ट है तो सीधे सरकारी प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर जाइए, वहीं पर आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। कोई भी व्यक्ति आपको कितना भी विश्वास दिला दे किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, मेरा आपसे आग्रह है कि आप कदापि उस पर विश्वास न करें। आप सबसे पहले उस व्यक्ति से यह पूछिए कि यह प्रोजेक्ट कौन सी वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है। वेबसाइट भी फर्जी हो सकती है, पर मैं आपको बताऊं कि केवल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के ऊपर ही विश्वास कीजिए। जब आपको लिंक मिल जाए तो सीधे आप उस प्रोजेक्ट की लिंक पर जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए, वहां पर आपको तमाम दुनिया भर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी प्रोजेक्ट से संबंधित। और उसके अंदर क्राइटेरिया भी है, उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है उसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध है। तो फिर हमें किसी व्यक्ति से पूछने की जरूरत क्या है। तो इस तरह से यदि हम स्वयं थोड़ी सी तकलीफ करके थोड़ा सा आगे बढ़कर, थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में यदि स्वयं प्रोजेक्ट की तलाश करें, स्वयं प्रोजेक्ट की वेबसाइट के ऊपर जाए, तो हमें धोखा देने वाले लोग धोखा नहीं दे सकेंगे। तीसरा, एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है कि किसी भी व्यक्ति पर जो आपको प्रोजेक्ट अप्रूव करवाने का आश्वासन दे, उसके ऊपर विश्वास मत कीजिए। नहीं से धोखाधड़ी की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। हम प्रोजेक्ट का 1-2 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, हमें प्रोजेक्ट मिल नहीं रहे हैं। तीसरा व्यक्ति अचानक हमें कांटेक्ट करता है, बोले साहब आप इतना पैसा दे दीजिए, ये प्रोजेक्ट में आपको सैंक्शन करवा के दे दूंगा। मैं आपको बताता हूं, इसमें 100% धोखाधड़ी का मामला बनता है। कोई भी व्यक्ति जो आपका जानने वाला है, जो आपका पहचान का भी है, वो व्यक्ति यदि आपको बोलता है कि मैं आपको प्रोजेक्ट सैंक्शन करवा दूंगा, उस पर कदापि विश्वास न कीजिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के पास भी इस तरह का अधिकार नहीं होता है कि वो सिस्टम के अंदर घुसकर आपका प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाए। इसके लिए तो आपने जो प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट किया है, आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल के आधार पर, मेरिट्स के आधार पर ही प्रोजेक्ट की पूरी प्रक्रिया हो सकती है। देखिए, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सोर्सेस काम करते हैं, पर विश्वास रखिए इसका बहुत कम परसेंट है लोगों का जो इस तरह के सिस्टम के अंदर घुसकर आपका प्रोजेक्ट सैंक्शन करवा सके। अधिकांश लोग, ज्यादातर लोग आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति के ऊपर पैसा देकर प्रोजेक्ट लेने की कोशिश मत कीजिए, अन्यथा धोखाधड़ी के अलावा कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। तो मित्रों, मैंने आपको संक्षिप्त में ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह आपका आजकल एक माहौल चल रहा है जिसमें हमारे एनजीओ भाइयों के साथ में ब्लफिंग करने की कोशिश की जाती है, धोखाधड़ी करने की कोशिश की जाती है, और जिसके कारण ये तमाम जो हमारा एनजीओ मूवमेंट देश के अंदर चल रहा है, एनजीओ जिस शक्ति के साथ में, जिस ताकत के साथ में, जिस एफिशिएंसी के साथ में, जिस आत्मविश्वास के साथ में देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, उसके ऊपर ये कुराठाघात है। इस पूरे आंदोलन को चोट लगती है। तो हम एक ऐसा प्रण लें कि हम कदापि इलीगल वर्क से, गैर कानूनी कार्य से एनजीओ का कोई प्रोजेक्ट लेने की कोशिश नहीं करेंगे, और कदापि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे जो आकर हमारे मूवमेंट को चोट पहुंचा सकते हैं, आघात पहुंचा सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एनजीओ भवन की ओर से आपको समय समय के ऊपर जो भी प्रोजेक्ट हम भेजेंगे वो टेस्टेड प्रोजेक्ट होंगे। वो सभी प्रोजेक्ट्स के साथ में हम लिंक भी, आपको प्रोजेक्ट के साथ में लिंक भी भेजेंगे, जिससे कि आप सीधे उस लिंक को क्लिक करके उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी हासिल कर सकें।
मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि पूरी प्रोजेक्ट की जानकारी आपको 100% वेबसाइट पर ही मिलेगी। उसके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी जानकारी भी आपको वेबसाइट पर लगेगी। आपको इसमें किसी प्रकार में किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं आपको पूरा धन्यवाद देता हूँ और एनजीओ भवन से पूरी जानकारी, लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए एनजीओ के साथ में एनजीओ भवन की चैनल देखते रहिए, एनजीओ भवन के यूट्यूब देखते रहिए और इसे शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस बात की जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।